नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हम लोगों में से जो लोग भी शहरों में रहते हैं वो अगर आज जीवित हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, किसी और देश की नहीं, तो उनके जीवित रहने में कितना योगदान उनकी किस्मत का है, उनके कर्मों का है या दूसरी वजह है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे आपके जीवित रहने में बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की गुप्तचर एजेंसियों का है। पिछले एक महीने में 3000 किलो विस्फोटक बरामद हो चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों की पुलिस ने, कहीं एटीएस ने, कहीं पुलिस ने, और उसके अलावा हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने जो काम किया है, जिस तरह से आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है, आईसिस से जुड़े हुए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हुए, और सबसे बड़ी बात जो कॉमन थ्रेड है इन सब के बीच में, वो मौलवियों का जाल है। मौलवी जो है इस देश में आतंक का तंत्र बनाने में सबसे बड़े सहायक हैं, बल्कि कहें कि उनकी केंद्रीय भूमिका है। वो दोनों काम करते हैं। एक तो वो रेडिकलाइजेशन करते हैं, आपको धर्म के नाम पर जिहाद करने के लिए तैयार करते हैं। दूसरा, आतंकी नेटवर्क को जो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, उसके अलावा जो सहूलियत की ज़रूरत होती है, ट्रैवल करना हो, उसके लिए गाड़ी चाहिए, किराए पर मकान चाहिए, कहीं आने जाने में, फ़ोन बदलने में, जगह बदलने में, जो भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए, आतंकियों के लिए ज़रूरी है, वो सब उपलब्ध कराते हैं और उनको बचा कर रखते हैं लोगों की नज़रों से। एक बात समझिए कि कितनी खतरनाक है कि ये जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, ये सब हमारी आपकी तरह सामान्य लोगों की तरह रह रहे हैं। आपका पड़ोसी आतंकवादी है या नहीं है ये आपको पता नहीं है जब तक कि वो पकड़ा नहीं जाता। जिस दिन पकड़ा जाएगा आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये आतंकवादी था। यही हाल है उनके घर वालों से पूछिए तो कहते हैं हमको पता नहीं है। और मैं मानता हूं कि इनमें से 80% लोग झूठ बोलते हैं। ये ठीक है, उनको ये नहीं मालूम होगा कि कहाँ बम विस्फोट करने जा रहे हैं, कहाँ हमला करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी उनको जो है ऑपरेशन डिटेल्स की जानकारी नहीं होगी। लेकिन उनके घर का सदस्य क्या कर रहा है और किस काम में लगा है, इसका उनको अंदाज़ा ना हो, ये संभव ही नहीं है। उनके घर में पैसा जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये उनको पता ना हो, ये संभव ही नहीं है। तो आप समझिए कि जिस तरह से हमारी खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर ये एक बार को चूक गई होती, ये मैं आंकड़े जो बता रहा था ये केवल 30 दिनों के हैं, पिछले एक महीने के, अगर चूक गई होती हैं तो कितने शहरों में कितने बड़े पैमाने पर बम विस्फोट हुए होते और कितने लोग, सैकड़ों नहीं शायद हज़ारों लोग मारे जाते। जो भी गुप्तचर एजेंसियां हैं उनकी जो असफलता है वो उसको हम बढ़ा चढ़ाकर और बहुत ज़ोर शोर से उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी सफलता जो है वो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। और उनके लिए और दुनिया भर में ये कहा जाता है कि जो गुप्तचर एजेंसियां हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको हर बार सफल होना होता है, हर बार कामयाब होना पड़ता है, हर बार लकी होना पड़ता है। जो आतंकवादी है उसको सिर्फ एक बार लकी होना पड़ता है, एक बार सफल होना पड़ता है। तो इसलिए आप समझिए कि काम कितना कठिन है। हम एक तरह से आतंकवाद के ज्वालामुखी पर बैठे हैं। अब ये तो हो गए तथ्य, जरा इसके पीछे की बातों पर गौर कीजिए, इसके साथ की बातों पर गौर कीजिए। 10 नवंबर को लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के सामने बम विस्फोट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगे हैं, कह रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट तो खाद में भी होता है। वो दरअसल खाद थी, ये जो संघी लोग हैं ये उसको विस्फोटक बता रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर गुप्तचर एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, एटीएस इनके सोशल मीडिया हैंडल को देख रही हो तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में। ये आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि ये डॉक्टर लोग कौन सी खेती कर रहे थे कि इनको खाद की ज़रूरत थी, और खेती के लिए खाद
के साथ AK-47 की ज़रूरत क्यों पड़ती है? IED की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डेटोनेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये कौन सी खेती है? ये आतंक की खेती है। इस मामले में वो सही है कि खेती कर रहे थे, वो आतंक की खेती कर रहे थे, वो हिंसा की खेती कर रहे थे, वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी खेती कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि उनका तो लक्ष्य है, उनका तो मजहब उनको ये सिखाता है। ये जो उनका समर्थन करने वाले हैं, उनका बचाव करने वाले हैं, इनको ये ताकत कहाँ से आती है, ये समझ कहाँ से आती है? इनको अपने देश और हिंदू धर्म से नफरत से ये ताकत मिलती है। ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ये भारत को जो तोड़ना चाहते हैं, वो इन आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनका बचाव करते हैं। और वो आपको मीडिया, राजनीति से लेकर अदालत और वकालत हर पेशे में मिल जाएंगे। आतंकवादियों का साथ देने वाले जितने हैं, उन सब की पहचान कर लीजिए, चेहरे देख लीजिए, उनकी गतिविधियां देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए। अगर वो वकील हैं तो अदालत में वो जिस तरह की वकालत करते हैं, किसके पक्ष में और क्या बोलते हैं अदालत में, देख लीजिए। ये सब देखकर आपको तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। कोई गलतफहमी की कहीं से गुंजाइश नहीं है, रत्ती भर भी शक शुबहा जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम सब आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की इन बातों पर और उनके इन कार्यकलापों पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम अभिशप्त हैं आतंकवाद का शिकार होने के लिए। ये आतंकवादी इसलिए सफल हो रहे हैं कि हम इनको सफल होने दे रहे हैं। ये आतंकवादियों के समर्थक इसलिए सीना चौड़ा करके चल रहे हैं क्योंकि हम इनको चलने दे रहे हैं। इनके विरुद्ध सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि जो भी देश के विरोध में, सनातन के विरोध में, और जो भी देश में शांति और विकास का विरोध करता है, उसकी जगह सिर्फ एक होनी चाहिए, जेल। अगर कानून में ये प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है तो हो, नहीं है तो कानून बदला जाना चाहिए। ऐसे कानून का कोई अर्थ नहीं है जो आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को खुली छूट देता हो। तो ये आतंकवादियों से ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा खतरनाक है उनके समर्थक, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारे आपके बीच में रहते हैं, आतंकवादियों के जैसे ही। आतंकवादी तो छिप कर रहते हैं, ये खुल कर रहते हैं, ये लेख लिखते हैं, ये सोशल मीडिया पर टिप्पणियाँ करते हैं, ये टीवी चैनलों पर बोलते हैं और बहुत धड़ल्ले के साथ बोलते हैं। इनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई सरकार हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी, और हमारे समर्थन वाली सरकार हो तो फिर तो कहना ही क्या है। हमारे विरोध वाली सरकार, इनके विरोध का मतलब है जो देश से प्रेम करती है, जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता करती है, ऐसी सरकार भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इससे इनकी हिम्मत बढ़ती है, इनका हौसला बढ़ता है। अब आप देखिए, जितने विदेशी मीडिया चैनल हैं जो सैफरन टेरर की बात जोर शोर से उठाते थे, वो झूठा नैरेटिव खूब जोर शोर से ढोल पीट कर चलाते थे, वो दिल्ली के इस बम विस्फोट के बाद से एकदम सन्नाटे में है। BBC हो, अल जजीरा हो या दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म हो, वहाँ सन्नाटा है। और जब से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कह दिया है कि ये आतंकवादी घटना थी और भारत के संयम की हम प्रशंसा करते हैं, भारत बहुत प्रोफेशनल ढंग से इस मामले की जांच कर रहा है, जल्दबाजी में उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, तब से इनकी परेशानी और बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि मार्को रूबियो क्या कहते हैं या नहीं कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है हमारे देश में जो लोग हैं, जिनकी जान पर खतरा है, जिनके बच्चों की जान खतरे में है, जिनका भविष्य खतरे में है, जिनका देश खतरे में है, जिनका धर्म खतरे में है, जिनकी संस्कृति खतरे में है, जिनका विकास खतरे में है, वो क्यों चुप हैं? वो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते हैं? कम से कम इतना तो कहिए कि ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं,
ये आतंकवादियों का बचाव करने के लिए बोल रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब तक इनका नाम लेकर इन्हें शर्मिंदा नहीं किया जाएगा और शर्मिंदा करने का अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन मीडिया प्लेटफॉर्म से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो इन लोगों को जगह देते हैं, जो इन लोगों को स्थान देते हैं, जो इन लोगों को मंच प्रदान करते हैं कि ये अपना झूठ फैला सके, ये आतंकवादियों का समर्थन बचाव कर सके। आखिर क्यों? क्या मिलता है इनको? कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, किससे मिलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि ये देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं देश के विरोध में कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इनका एजेंडा क्या है, इनका लक्ष्य क्या है और इनको मदद कहाँ से मिल रही है, इनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है। आखिर इनके घर वाले इनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? इनके घर से आवाज़ क्यों नहीं उठती? इनके मोहल्ले से आवाज़ क्यों नहीं उठती? ये जब सड़क पर निकलते हैं तब कोई इनको टोकता क्यों नहीं कि ऐसा क्यों बोलते हो, आतंकवादियों का समर्थन क्यों करते हो, आतंकवादियों का बचाव क्यों करते हो? जिस दिन ये शुरू हो जाएगा कि इनको रास्ते में रोककर टोका जाएगा, रोककर सवाल पूछा जाएगा, इनको शर्मिंदा किया जाएगा, शर्मिंदा होंगे नहीं, शर्मिंदा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, हम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जब तक ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आप देखिए, फिर मैं बार बार उदाहरण देता हूँ माओवाद का। ये जो अर्बन नक्सल थे, जब इनको एक्सपोज करना शुरू हुआ, जब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो आप देखिए धीरे धीरे इनका प्रभाव घटता गया। आज हालत ये है कि ये सारी कोशिश करके, पूरी ताकत लगाकर, हाथ पैर मारकर भी नक्सलियों को, माओवादियों को बचा नहीं पा रहे हैं। उनके समर्थन में कोई अभियान, कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो हमारे आतंकवादियों के मामले में तो हमारे देश में लंबे समय से चल रहा है। बुरहान वारी कौन था? एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था। ये नैरेटिव जिस दिन शुरू हुआ, समझिए देश के विरोध में एक तंत्र खड़ा करने की कोशिश हुई। उस दिन से, जिस दिन से आतंकवादियों के जनाजे में हजारों लाखों लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, उस दिन से ये नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि इस देश के विरोध में कुछ भी कर सकते हो, इस देश के विरोध में कुछ भी करने की छूट है, और समर्थन में कुछ करने के लिए उस पर सवाल उठेगा, उस पर विरोध होगा, उस पर आपकी मंशा पर शक किया जाएगा, आप पर लांछन लगाया जाएगा। तो ये बड़ा विचित्र सा जो है वो वातावरण बन गया है अपने देश में। देश के जो समर्थक हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो बचाव की मुद्रा में हैं। राष्ट्र विरोधी और देश का विरोध करने वाले वो आक्रामक हैं। ये परिस्थिति, ये वातावरण बदलना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। देखिए, शुरुआत किसी न किसी स्तर पर बदलाव से ही होगी। उसका कोई तो सिरा होगा जहाँ से बदलाव शुरू होगा। तो बदलाव यहीं से शुरू होगा जहाँ से जनमानस को बदलने की कोशिश होगी। लोगों की समझ अच्छे और बुरे की, खास तौर से मैं राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में कह रहा हूँ, उनके अंतर को बताने की कोशिश होगी, दिखाने की कोशिश होगी। जिस दिन ये समझ आएगी हम लोगों में और इस समझ के आधार पर बोलने की हिम्मत आएगी, इस समझ के आधार पर टोकने, रोकने और सवाल पूछने की हिम्मत आएगी, उस दिन से बदलाव शुरू होगा। नहीं तो इनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इनको लगता है कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन इनके मन में डर बैठ जाएगा कि कुछ हो सकता है, मैं तो कहता हूं कि जितनी खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके सोशल मीडिया हैंडल को उन्हें ट्रैक करना चाहिए और ऐसे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए। इस बात की आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि इनके लिंक जो है वो आतंकवादियों से या आतंकवादी संगठनों से या उनके मॉड्यूल्स को चलाने वालों से हों। ये दरअसल उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य है इस देश की बर्बादी, इस देश की जो संस्कृति है उसका विनाश,
तो इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इनको ये मत समझिए कि बहुत छोटे लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। जो काम 800 साल में मुसलमान और मुगल शासक नहीं कर पाए, 200 साल में अंग्रेज शासक नहीं कर पाए, वो काम ये करना चाहते हैं। और उसके बाद तुर्रा ये कि ये हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें संविधान से मिला है। तो समय है कि ऐसे फंडामेंटल राइट के बारे में पुनर्विचार करने का, जो देश तोड़ने का अधिकार देता हो, जो देश के खिलाफ बोलने का अधिकार देता हो, जो देश के खिलाफ काम करने का अधिकार देता हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।